बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स पेपर 2 यूनिट 1 से आज के लेक्चर में हम लोग ग्रेडियंट पे बात करेंगे। किसके बारे में बात करना है हम लोग को? ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड, इसके बारे में। अब सवाल ये है कि ये ग्रेडियंट क्या होता है और इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। इस पे डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि ये फील्ड क्या होता है और ये फील्ड के जो प्रकार हैं। एक होता है स्केलर फील्ड और दूसरा लेते हैं हम लोग वेक्टर फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि ये फील्ड क्या होता है, क्षेत्र क्या होता है। तो यदि मैं ये कहूँ कि कोई बिंदु P है या प्रेक्षण बिंदु P है जिसके निर्देशांक x y z है और इस बिंदु पर कोई भी भौतिक राशि है उसका मान a है, मान लेते हैं। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिखते हैं? a = a x y and z। ये क्या डिनोट कर रहा है? इस तरीके से किसी भी इक्वेशन में क्या पता चलता है हम लोग को? तो हम लोग ये कहते हैं कि वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर निर्भर करता है, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है या आकाश कहलाता है। इस डेफिनेशन को बहुत ध्यान से सुनना और इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि इससे हम लोग इसको और इसको भी डिफाइन कर पाएंगे। आशा है क्लियर हो गया होगा और आपने नोट भी कर लिया होगा। अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब अगर थोड़ा सा आगे गए तो क्या हुआ? इससे ये पता चला कि अगर प्रेक्षण बिंदु का मान जैसे जैसे बदलते जाएगा, P से Q, Q से R, R से S, T, तो इस तरीके से A का मान यानी भौतिक राशि का मान भी क्या होते जाएगा? परिवर्तित होते जाएगा, बदलते जाएगा। ठीक है। अब ये जो भौतिक राशि है, इसके नेचर के अकॉर्डिंग, इसके गुण के आधार पर, इसके प्रकृति के आधार पर, ये जो भौतिक राशि है इसके प्रकृति के आधार पर फील्ड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्केलर फील्ड और दूसरा होता है वेक्टर फील्ड। अब सवाल ये हुआ कि ये स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड दो टाइप के क्यों हुए? क्योंकि ये जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, प्रकृति के आधार पर भौतिक राशि दो प्रकार के होते हैं। आप पिछले लेक्चर में इस चीज़ को जान चुके हैं। स्केलर और वेक्टर होते हैं इसके दो प्रकार, इसलिए स्केलर फील्ड और वेक्टर फील्ड आ गए। अब सवाल आया ये स्केलर फील्ड क्या होता है? तो जैसे कि प्रीवियस डेफिनेशन में आपने क्या कहा था? वह क्षेत्र या आकाश, वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी अदिश राशि का मान, जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उसे अदिश क्षेत्र कहते हैं। यहाँ अदिश राशि कौन सी है? 5। और ये किस पर निर्भर कर रहा है? इस प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांक पर। तो हम लोग को ये इक्वेशन मिला। अब इसके एग्जाम्पल में आप लोग लिख के रख लेना। टेम्परेचर इसका एक एग्जाम्पल है, ताप। इसका एग्जाम्पल और ले सकते हैं आप गुरुत्वीय विभव को, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव को। अब अगर आप मेरे से पूछें कि ये अदिश क्षेत्र जो होता है उसको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, तो अदिश क्षेत्र को प्रदर्शित हम लोग इस तरीके से करते हैं। ये एक सतह है जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान फाई है, और ये एक पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर अदिश राशि का मान फाई प्लस डी फाई है।
ये वैसे ही है जैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, समविभव पृष्ठ के लिए आपने देखा है ना, बिल्कुल वैसी ही है। इसके प्रत्येक बिंदु पर आपके अदिश क्षेत्र का मान या अदिश राशि का मान फाई है और यहाँ पे फाई प्लस डी फाई है। तो ध्यान ये भी रखिए कि एक दूसरे से ये दूर ही रहेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, काटेंगे, तो कटान बिंदु पे इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट आएगा वहाँ पे एक ही पॉइंट पे आपके अदिश राशि के दो मान होंगे, फाई और फाई प्लस डी फाई। समझ में आ गया इतना? तो ये इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको? स्केलर फील्ड को। क्लियर हुआ? अब चलिए आगे चलते हैं, वेक्टर फील्ड की बात करते हैं। वेक्टर फील्ड आया, सदिश क्षेत्र आया, इसकी बात करें। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब वह क्षेत्र या आकाश जिसमें किसी सदिश राशि का मान, ये देखो सदिश राशि, जिसमें किसी सदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु P के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, सदिश क्षेत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल में आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को ले सकते हैं। दिखाएंगे कैसे? तो इसको हम लोग इस तरीके से दिखाते हैं, या तो आप ऐसा दिखा सकते हैं या फिर इसको इस तरीके से दिखाते हैं। इस तरीके से दोनों को देख के कुछ याद आया? ये कैपेसिटर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसको एक समान क्षेत्र बोलते थे आप। इसीलिए इस प्रकार से अगर होगा आपके पास कोई क्षेत्र तो उसको क्या बोलेंगे आप? एक समान सदिश क्षेत्र। और ये क्या है? किसी ट्यूब से बहने वाली पानी के लिए कैसे बोलते हैं आप? पानी का जो परत होगा पाइप के सरफेस से जुड़ा रहता है, उसका वेग कम, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वेग बढ़ते जाता है ना। तो इस तरीके से अगर कोई क्षेत्र दिखेगा आपको इस तरीके का, तो उसको असमान सदिश क्षेत्र कहेंगे। तो इस तरीके से आप क्या सीख गए? आप सीख गए कि फील्ड क्या होता है, स्केलर और वेक्टर फील्ड क्या है, और इसको ग्राफिकली कैसे दिखाते हैं। चलिए अब हम लोग उस टॉपिक पे आते हैं जिसके लिए हम लोग अभी तक रुके हुए हैं। अब वो टॉपिक क्या है भाई? वो टॉपिक है आपका ये ग्रेडियंट। अब आपके पास कई सवाल। एक सवाल तो ये कि ये ग्रेडियंट क्या है, दूसरा ये अचानक इसको क्यों पढ़ने लगे भाई। तो ग्रेडियंट एक्चुअल में मैथमेटिकल ऑपरेशन है एक प्रकार का, जैसे प्लस माइनस नहीं करते आप लोग, बिल्कुल उसी तरीके का एक ऑपरेशन है। करता क्या है ये ना अदिश क्षेत्र को सदिश क्षेत्र में परिवर्तित कर देता है। खैर ये तो जानोगे ही आप। अब ये जानने से पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लें कि ग्रेडियंट कहने का मतलब, अगर आप मेरे से पूछें क्या होता है, तो मैं बोलूँगा ग्रेडियंट का मतलब होता है प्रवणता, स्लोप। ठीक है। अब स्लोप कहने का मतलब क्या हुआ? कोई भी अदिश राशि ले लेते हैं, सपोज करो आपके पास कोई अदिश राशि फाई है, और ये फाई अगर दूरी के साथ अपने मान में परिवर्तन करेगा, है ना, तो दूरी के साथ अदिश राशि के मान में परिवर्तन की दर, इसी को आप लोग प्रवणता बोलते हैं। दूरी के साथ परिवर्तन की दर को प्रवणता नहीं बोलते। विभव प्रवणता आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोले थे आप क्लास 12th में, उस तरीके से। तो क्या ये स्लोप है? नहीं, ये स्लोप तो है, लेकिन कैसा स्लोप है? अधिकतम मान है स्लोप का। स्लोप का अधिकतम मान जो रहता है उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट का उपयोग करते हैं, ध्यान में रखिए। ठीक है। अब अगर आप मेरे से पूछें कि इसको डिफाइन कैसे करें या लिखें कैसे, तो मैं बोलूँगा कि अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट एक सदिश होता है। अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट एक सदिश होता। अब सदिश है मतलब क्या? सदिश में दो चीज़ें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, परिमाण होता है और दिशा। तो अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट सदिश होता है जिसका परिमाण, जिसका
परिमाण क्या होगा? जिसका परिमाण उस बिंदु पर अदिश क्षेत्र की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन के दर के तुल्य होता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? मैं ये कह रहा हूँ कि अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट सदिश होता है जिसका परिमाण उस बिंदु पर, जहाँ आप ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, उस बिंदु पर अदिश क्षेत्र की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन के दर के तुल्य होता है तथा दिशा अधिकतम परिवर्तन की ओर होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आप सोच रहे होंगे ये तो डेफिनेशन था, जैसे तैसे याद हो गया या कहीं समझ में भी आ गया, लेकिन ये ऑपरेशन को अप्लाई कैसे करते हैं? तो उसके लिए भाई अब डेरिवेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा समझते हुए। अभी आपने क्या कहा? स्केलर क्षेत्र का निकलता है इसमें, तो स्केलर क्षेत्र को ग्राफिकली आप लोग कैसे दिखाते हैं? तो आपने जवाब दिया भाई कि हम लोग इसको इस तरीके से दिखाते हैं। क्लियर है? और यहाँ आपके पास कोई पॉइंट P है, यहाँ पे अदिश फाई है और यहाँ पे फाई प्लस डी फाई है, और यहाँ पे कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, ठीक है? और इसका O के सापेक्ष स्थिति सदिश R है और इसका स्थिति सदिश आप लोग लिख लीजिए R प्लस डी आर है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब एक काम करते हैं। क्या काम करें? यहाँ से लेकर के एक Q बिंदु तक इसको ज्वाइन कर देते हैं एक स्लोप बना करके। ठीक? अब इसके बाद इसमें सिंपल वेक्टर एडिशन लगाओ ना, त्रिभुज का नियम। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज ओ पी क्यू में, है ना? सदिश योग के त्रिभुज के नियम से क्या मिला? ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू। ओ क्यू इज आर प्लस डी आर इक्वस टू आर प्लस पी क्यू। क्लियर है? क्या कर रहे हैं हम लोग? समझ में आ रहा है? ये पी क्यू की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिशा दिखा देना भाई, ऐसा है। ट्रायंगुलर लॉ लगाए हैं ना वेक्टर एडिशन का, तो पी क्यू का मान कितना आया? पी क्यू इक्वस टू आर प्लस डी आर माइनस आर इक्वस टू डी आर। सो वैल्यू ऑफ पी क्यू कितना मिला भाई? डी आर के बराबर। अब अगर मैं बोलूं इस दिशा में फाई से कितना हुआ है? फाई प्लस डी फाई। कौन? अदिश राशि। तो पी क्यू दिशा में अदिश राशि में परिवर्तन की दर है ना, रेट ऑफ चेंज, परिवर्तन की दर। कितना आएगा भाई? डी फाई बाई डी आर। ठीक, इस पृष्ठ को S1 बोल दो और इसको S2 बोल दो। अब एक काम करें, अब यहाँ आ जाओ। अब S2 में क्या है? एक पॉइंट R ले लेते हैं और R पॉइंट को इस तरीके से लेंगे। ये R पॉइंट है सपोज, यहाँ एक पॉइंट R ले लिया आपने और इस R पॉइंट से इस P पे यानी सरफेस S1 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये ठीक है, R से S1 पे एक परपेंडिकुलर लाइन, एक लंब डाल देते हैं। ठीक, तो क्या मिला? यहाँ देखिए OP और PQ क्या आएगा? मान लेते हैं OR इज इक्वस टू OP प्लस PR, तो ये R प्लस DN आ गया, ये DN है।
अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज कितना हो रहा है, फाई का, फाई से फाई प्लस डी फाई इधर भी हुआ है, फाई से फाई प्लस डी फाई इधर भी हुआ है। तो इस डायरेक्शन में मतलब पी आर डायरेक्शन में फाई के मान में परिवर्तन की दर कितना, रेट ऑफ चेंज अलोंग किसमें, पी आर में, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोल दो ना, किसमें, फाई, यहाँ भी बोल तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फाई, यहाँ कितना आएगा भाई, डी फाई बाई डी एन। ध्यान देना आप, यहाँ से इधर गए पी क्यू दिशा में तो रेट ऑफ चेंज इतना आया, और इस डायरेक्शन में गए तो डी फाई बाई डी एन आया। एक्चुअली ये दोनों ही डायरेक्शन में फाई चेंज हो रहा है, कहाँ से कहाँ तक, फाई से फाई प्लस डी फाई तक गया है। तो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग कितना हो रहा है, डी फाई बाई डी एन, और इसके लिए निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, डी फाई बाई डी आर। अब समझने की कोशिश करिए, क्या समझना है, क्या समझना है, परिवर्तन की दर किधर ज़्यादा होना चाहिए। ये सीढ़ी मान लेते हैं, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में जाना है, तो सीढ़ी से जाएंगे और एक लिफ्ट से जाएंगे, इसमें परिवर्तन की दर सर्वाधिक है। लंबवत अगर किसी भी स्लोप को इस तरीके से अगर स्लोप बना दो आप, और किसी को बोलोगे कि इस स्लोप के ऊपर चढ़ जाओ, तो बड़ा कठिन काम होगा, हार्ड, मतलब ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जा रही है। समझ रहे हैं आप, इसमें पॉसिबिलिटी ही ख़त्म हो जा रहा है कि हम लोग कुछ निकाल पाएँ। तो ये आपके स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपके स्लोप का इसके रिस्पेक्ट में लेस है। और आप लोग का टारगेट, चूँकि ग्रेडियंट में आपने क्या कहा था, हमारा टारगेट है कैसे भी करके हम लोग क्या निकालें, मैक्सिमम वैल्यू निकालें स्लोप का, ठीक है, स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालना हमारा टारगेट है। एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन पे ही हमको जो काम करना है तो एक काम करें, इसको इसके साथ में रिलेट करते हैं, किसको, डी आर को डी एन से रिलेट करो। तो डी आर को अगर डी एन से रिलेट करें तो डी आर का डी एन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कितना होगा। उस वेक्टर को जब आप लोग रिजॉल्व करते थे कंपोनेंट में, शायद याद होगा, देखिए ऐसा, यहाँ एक वेक्टर लेते थे ए, तो इस डायरेक्शन के लिए तो आप बोलते थे ए कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन के लिए ए साइन थीटा। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट कितना होगा, डी एन डायरेक्शन के लिए कितना आएगा, तो क्या लिखोगे आप, डी एन इक्वस टू डी आर कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्ट आएगा अगर ये एंगल थीटा है तो। अब एक काम करते हैं, आप लोगों ने कितना निकाला था इस डायरेक्शन में, रेट ऑफ चेंज कितना निकाला था, डी फाई बाई डी आर। इसको मैं क्या लिख दूँ, डी फाई डी आर की जगह डी एन बाई कॉस थीटा, ऐसा हो जाएगा, डी एन बाई कॉस थीटा, इस तरीके से आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि डी फाई बाई डी आर की वैल्यू मैक्सिमम हो, ये थीटा डिपेंडेंट होगा। अगर थीटा की वैल्यू 0 हो जाए तो कॉस 1 आ जाएगा, और आप क्या बोलोगे, आप ये बोलेंगे डी फाई बाई डी आर, इसका मैक्सिमम मान डी फाई बाई डी एन है। इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन में रेट ऑफ चेंज या स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक। और मैक्सिमम है अगर वैल्यू, तो इसको क्या लिखते हैं, आपने कहा था स्लोप के मैक्सिमम वैल्यू को ही ग्रेडियंट कहते हैं। तो मैं एक काम करूं, यहाँ लिख देता हूँ ग्रेडियंट ऑफ फाई। और ग्रेडियंट को अगर सिंबल में पूछेंगे आप, तो मैं इसको डेल के तरीके से दिखाता हूँ। ये ग्रेडियंट है फाई का, इसको ग्रेडियंट पढ़ते हैं, ग्रेडियंट फाई, ठीक। अधिकतम प्रवणता का मान डी फाई बाई डी एन, और अधिकतम प्रवणता को, स्लोप के अधिकतम मान को ही ग्रेडियंट कहते हैं, इसलिए हमारे पास ये आ गया। आपके पास रिजल्ट क्या निकला, चूँकि भाई आप कह रहे हैं कि अगर हम लोग ग्रेडियंट निकालेंगे किसी स्केलर फील्ड का तो वो वेक्टर होता है, इसमें डायरेक्शन शो करना पड़ेगा, हम लोग को दिशा दिखानी पड़ेगी। तो दिशा दिखाने के लिए ये दिशा, इस दिशा में मैं मान लेता हूँ यूनिट वेक्टर मेरे पास, इस दिशा में यूनिट वेक्टर मेरे पास n है। तो दोनों साइड में इस इक्वेशन को थोड़ा इजी कर दो, थोड़ा इजी करता हूँ। देखो क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे
ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन। डी फाई बाई डी आर का अधिकतम मान, स्लोप का अधिकतम मान कितना है, डी फाई बाई डी एन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट। लेकिन अब इसमें दिशा दिखानी है, क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में आपने पढ़ा था वेक्टर बनाएगा ये, और वेक्टर अगर बनाएगा तो डायरेक्शन चाहिए, तो दोनों साइड एन यूनिट वेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दो, डी फाई बाई डी एन यूनिट वेक्टर एन। और डी आर भी तो चाहिए, इसी को तो इधर प्रोजेक्ट करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है, इसको इजी करूँ अगर मैं, तो इसके साथ अगर डायरेक्शन आ गया, ग्रेडियंट के साथ ये डायरेक्शन यूनिट वेक्टर आ गया ना इधर इस डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर बन गया। इसको मैं ऐसा लिख दूँ, ये वेक्टर फाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी एन एन। अब दोनों साइड डी आर को इंट्रोड्यूस कर दो, तो कितना आएगा, डेल फाई डी आर डी फाई बाई डी एन डी आर एन। अब डी आर का एन डायरेक्शन कितना होता है, ये जो डी आर है उसका इस डायरेक्शन में वैल्यू कितना हुआ, सोचो, यहाँ डी एन लिखे हो ना डी आर की जगह, तो भाई इस डायरेक्शन में डी आर का मान कितना है, डी एन है, तो इसकी जगह हम लोग डी एन लिखेंगे। क्या आएगा, डेल फाई डी आर, यहाँ हो जाएगा डी फाई बाई डी एन, और ये होता है डी एन। डी आर का इस डायरेक्शन में वैल्यू डी एन है, तो ये कैंसिल आउट हुआ, इधर कितना बच गया, डी फाई। क्लियर है, क्लियर है। इसका मतलब अब ध्यान दीजिए, डी फाई इक्वल्स टू डेल फाई डॉट डी आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केलर है और यहाँ दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए ना, तो ये हो गया। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हुआ। ग्रेडियंट मतलब स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू ये सीढ़ी वाले में नहीं, लिफ्ट वाले में है। तो जो इधर आप निकाल रहे थे उसको इधर प्रोजेक्ट कर दिया है, और इधर प्रोजेक्ट करने के बाद आप इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। ध्यान रखिए, डी फाई बाई डी एन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्लोप डी फाई बाई डी आर था, इसलिए डी फाई बाई डी एन की जगह हम लोगों ने ग्रेडियंट लिखा है। क्यों? क्योंकि ये इसका अधिकतम मान ये है। अब मान लेते हैं, या जैसा कि हम जानते हैं कि किसी क्षेत्र के लिए फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई और जेड है। अब इसका अगर पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करें आप, तो कितना आएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स, डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई, है ना, प्लस डेल फाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डी जेड। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? ओके। अब इसमें ध्यान दीजिए, क्या करें इसको, कैसे इजी करें इसको समझते हैं। इतना नोट कर लिया आपने? आगे चलिए। इक्वेशन नंबर 1 को ध्यान में रखना, क्योंकि मैं उसको यूज़ करूँगा। इक्वेशन नंबर 1 को भूलना नहीं भाई। क्या आएगा, इधर वापस आ जाओ भाई, यहाँ आ गए आप अगर, तो क्या आएगा, डी फाई, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड डॉट, इसके साथ आई डी एक्स जे डी वाई प्लस के डी जेड। इसको थोड़ा सा और, यहाँ फाई है ना, इसको थोड़ा और सिंपल करूँ। चलिए, आई डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड फाई डॉट आई डी एक्स
जे डी वाई और के डी जेड। अब इसके बाद कंपेयर कर लो, ये इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखे थे। क्या था इक्वेशन नंबर 1? इक्वेशन नंबर 1 को आपने लिखा था डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर। कंपेयर कर लो भैया 1 और 2 को। तो डेल की जगह कितना आया देखो तो, आई डेल बाई डेल एक्स, जे डेल बाई डेल वाई और के डेल बाई डेल जेड। क्लियर है? और डी आर की जगह कितना है? डी आर की जगह कितना लिखेंगे आप? अरे फाई क्यों लगा रहा है भैया? डी आर की जगह कितना लिखेंगे आप? आई डी एक्स, जे डी वाई और के डी जेड। ये डेल ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर है। अब इसके बाद अगर आगे चलें तो इसका फिजिकल मीनिंग की बात करते हैं, है ना। मतलब फिजिक्स में ये ग्रेडियंट का उपयोग कैसे करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ तक आप लोग समझ गए? नोट भी कर लीजिए। अब इसमें इसके उपयोग की भी बात कर लेते हैं, या इसका फिजिकल मीनिंग की बात कर ले। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पोटेंशियोमीटर का एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 12th में, या पोटेंशियोमीटर आपने पढ़ा भी है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो उसमें क्या होता है, वहाँ एक सर्किट होता है, उसमें एक ड्राइवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं हम लोग, ठीक है। और जब ड्राइवर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगाते हैं, उसको ध्यान थोड़ा सा याद करिएगा आप। देखिए ये इस तरीके से एक तार ले लेते हैं आप, ए और बी, इसके साथ एक ड्राइवर सेल लगा देते हैं आप, प्राइमरी सेल, और उसके साथ एक रिहोस्टेट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और थ्रू की, एक की के थ्रू इसको आप लोग यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ए वाला हिस्सा कैसा रहता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी पे, बी वाला कैसे रहता है, लोअर पोटेंशियल एनर्जी पे। अब क्या होगा, ए तथा बी के मध्य विभवांतर कितना, वी, है ना। वी क्या हुआ, यहाँ तक एक बिंदु ले लेते हैं, यहाँ तक x दूरी पर, और एक बिंदु ले लो आप x प्लस डी एक्स दूरी पर, यानी कि यहाँ। इसको S1 बोल दो, इसको S2 बोल देते हैं, ठीक। अब तार का प्रारंभिक सिरा से x तथा x प्लस डी एक्स दूरी पर दो क्रॉस सेक्शन है, S1 और S2, ठीक है, S1 और S2। लेकिन ये दोनों अलग अलग पोटेंशियल पे हैं, इन दोनों पर विभव का मान अलग अलग है। इसका मतलब S1 से S2 तक अगर जाएंगे तो विभव के मान में कमी हो रही है, विभव क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है ये अदिश राशि v की प्रवणता कितनी होगी, विभव का मान चेंज हो रहा है दूरी के साथ, तो दूरी के साथ विभव का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, अधिक से कम की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ क्या आएगा, डी वी बाई डी एक्स आएगा नेगेटिव में। क्लियर हुआ? ये क्या हो गया, विभव मापी के लिए विभव प्रवणता है। इसी प्रकार टेम्परेचर के लिए भी निकाल सकते हैं आप, ताप के लिए भी निकाल सकते हैं ना टेम्परेचर को। अगर हम लोग एक फर्नेस लेंगे, यहाँ पे कोई फर्नेस ले लो आप, और यहाँ से टेम्परेचर दोगे आप, तो इसके हर एक पॉइंट पर टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट होगी। यहाँ क्या होगा, हाई टेम्परेचर होगा, यहाँ क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, और यहाँ से दूरी के साथ x प्लस डी एक्स और x टेम्परेचर की वैल्यू भी चेंज करते जाएंगे। तो टेम्परेचर कितना हुआ, टेम्परेचर हुआ डेल टी बाई डेल एक्स, ठीक है, डिग्री सेल्सियस पर मीटर के रूप में। बिल्कुल इसी तरीके से दूरी के साथ परिवर्तन का निकाल रहे हैं, अधिकतम परिवर्तन के दर को निकालने के लिए इसको उपयोग करते हैं। एक रिलेशन आपने और निकाला था, ठीक है, विभव का दूरी के साथ परिवर्तन, है ना, या ये कह दीजिए कि
ग्रेडियंट ऑफ V को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते थे आप। दूरी के साथ विभव के परिवर्तन की दर है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो परिवर्तन आ रहा है उसको, विद्युत क्षेत्र को कैसे लिखेंगे आप, E इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। ये ग्रेडियंट के कुछ एप्लीकेशन हैं जिससे आप लोग फिजिक्स में या इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक में इसको यूज़ किया है, आपने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और इसके ऑपरेशन को या मैथमेटिकल ऑपरेशन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इसको किस तरीके से आप अप्लाई करते हैं और कैसे किसी अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट पता करते हैं। टेम्परेचर के रूप में भी आप निकाल के देख सकते हैं, आपके बुक में इसके एग्जाम्पल भी होंगे, उसको ट्राई कीजिएगा और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। नेक्स्ट टाइम पे या नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग बात करेंगे इसी प्रोसेस को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए डाइवर्जेंस की। ग्रेडियंट हो गया, किसका ग्रेडियंट निकालने हैं, अदिश क्षेत्र का। अब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस निकालेंगे अगली बार। थैंक यू।